आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो आज हम करंट अफेयर्स 2025 के अंतर्गत सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक के कंप्लीट एक वर्ष के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आप लोग सेशन से जल्दी जुड़िए। राष्ट्रीय तेंदुआ जनगणना 2022 के अनुसार कितने परसेंट की तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? देखो, 2018 की बात करें, 2018 में जो तेंदुओं की संख्या थी वो थी 12,852 तेंदुए थे। अब 2022 तक इन 4 वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसमें अभी हो गए 13,874। तो कुल मिलाकर के इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 8% का, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है बाघ तेंदुए में। ठीक है, तेंदुआ अलग होता है, बाघ अलग है। तो यहाँ तेंदुए की बात की जा रही है। कनक जी, गुड इवनिंग। ठीक है, पहले का उत्तर सी होगा, आपने बी किया है। 8%, 8%। अब आप मुझे ये बताइए, इसी सवाल में एक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए जोड़ करके कि किस राज्य में सर्वाधिक सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है? सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है? सर्वाधिक तेंदुए वाला राज्य बताइए। सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में? कोई बता पाएंगे इसको? सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या किस राज्य में देखने को मिलती है? ऐसे ही बाघ पर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। शुभ्रा जी, गुड इवनिंग। हाँ, एमपी, प्रदीप जी एमपी, बहुत बढ़िया जवाब। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और कितने हैं? 9,907। 9,907 तेंदुए हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर बाघ भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एमपी में ही है। अगले सवाल पर आते हैं। ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी जाती है? अगले सवाल पर आते हैं। तो ये अभयारण्य, पहले तो हमें ये बताइए कि अभयारण्य है कहां पर? ऐतु नगरम वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये तेलंगाना में। ये अभयारण्य कहां पर है? ये तेलंगाना में ये अभयारण्य है। तेलंगाना के अंतर्गत आता है ये। और ये इसमें गोदावरी नदी, ठीक है, इसमें कौन सी नदी है? गोदावरी नदी इसमें से जाती है, गोदावरी नदी। कृष्णा जी, गुड इवनिंग, आप भी आ गए, आ जाइए, काफी दिन बाद आ रहे हैं आप। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को भारत में दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र माना गया है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बन गया है। इतने दिन आप कहाँ थे? क्लासेस आपने नहीं ली हैं बीच में? हाँ, हम इस सवाल को करेंगे। देखिए, इस सवाल को करिए सारे लोग। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को भारत में दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र माना गया है। क्या ये बात सत्य है? ओनली वन, कौन सा है ओनली वन? अच्छा, पहले वाला। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत में तितलियों के लिए पहला सबसे बड़ा केंद्र है। असम का जो काजीरंगा है उसको बताइए। पहला तो सत्य हो गया, काजीरंगा दूसरा है। ध्यान रखिए, काजीरंगा दूसरा है। तो पहला तो ये हो गया। और इसमें तो यहां पर देखो, इसको करेक्ट कर लो। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा। तो यहां पर दूसरा, दूसरा, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा, दोनों में ध्यान रहेंगे। तो इसमें एक केवल वन ठीक होगा। थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, सेशन को सारे लोग लाइक कर देंगे एक बार। इसको देखिए, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण, यानी जिसको हम E20 कह रहे हैं, इसका लक्ष्य 2 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया है। इसका निर्धारित वर्ष क्या था? निशा जी, गुड इवनिंग। इसका निर्धारित वर्ष क्या था? भारत ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, EBP, इसको याद रखिएगा, EBP, एथेनॉल। ठीक है, एक सेकेंड, उल्टा हो गया है। E, B और P, एथेनॉल ब्लेंडेड
पेट्रोल, इसके प्रोग्राम के तहत जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल के मिश्रण को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा था। ऐसे में प्रश्न आ जाएगा अभी। फिजिक्स यूपी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप भाई? सारे लोग सेशन को पहले लाइक करिए, क्योंकि ये सेशन जा नहीं पाएगा दूसरे लोगों तक, स्ट्रेंथ इतनी बनी रहेगी फिर। सवाल बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारे पास में सारे, आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा संभावना है, चलो इस एग्ज़ाम के लिए भी और अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा ये। अब देखो, ये ईपीबी प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम आया था साल 2003 में, साल 2003 में आया था, इसी के तहत ये सब किया गया है। डायनासोर जीवाश्म पार्क भारत के किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है। डायनासोर जीवाश्म पार्क भारत के किस राज्य में है, कौन बताएंगे? देखो, गुजरात के रायोली में स्थित है ये, गुजरात में, गुजरात के रायोली में स्थित है, गुजरात के रायोली में स्थित है ये डायनासोर जीवाश्म पार्क। ठीक है, अगला देखें। चर्चा में रहा 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है? 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है? जीएस के लिए, हाँ बिल्कुल वर्षा जी, जीएस के लिए हैं ये क्वेश्चन, हमारे जी के जीएस के लिए क्वेश्चन है, सभी के, जो जिनका आपका एग्जाम कुछ भी हो, मतलब विषय कुछ भी हो एग्जाम में आपका, वो सभी के लिए है। आसिफ गुलफ्शा जी, गुड इवनिंग। साजिदा जी, वालेकुम अस्सलाम। चलिए रूबी जी, गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी से। हाँ जी, इस प्रश्न को करेंगे सभी लोग। 30x30 लक्ष्य जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की एक वैश्विक पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्थलीय, अंतर्देशीय, समुद्री, तटीय क्षेत्रों के कम से कम 30% का 2030 तक संरक्षण करना है। तो ये किससे संबंधित हुआ? जल राशियों से संबंधित हुआ। ठीक है, जल राशियों से संबंधित, यानी इसमें महासागरों के संरक्षण से। तो इसमें जल है, समुद्री है और समुद्र का तट है। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा सी, सी इसका सही आंसर है। क्लास हमारी अभी 6 बजे शुरू हुई है, लगभग 10 मिनट हुए हैं इस क्लास को शुरू हुए, 10 मिनट पहले ही शुरू हुई है क्लास, 6 बजे शुरू की थी हमने, वैसे मैसेज भी भेजा था। सवाल ये हो गया हमारा, आगे चलिए। मायोंग गांव संरक्षण पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मायोंग गांव संरक्षण में इसमें हॉर्नबिल की आबादी को सहारा देने के लिए फलदार वृक्षों को रोपा गया है। मायोंग गांव ने अपने संरक्षण के प्रयासों के तहत शिकार पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। असम में है, देखो मायोंग गांव अगर आपसे पूछेगा तो ये कहां पर है, ये है असम के अंदर, कभी कभी मैचिंग में पूछे। असम के जो मोरी गांव जिला, अब गांव का जो जिला है वो भी कुछ ऐसा ही है, मोरी गांव, मोरी गांव जिला है ये असम का। असम के मोरीगांव जिले में मायोंग गांव है ये, इसमें हॉर्नबिल के लिए इसको शुरू किया गया है, इस पहल को। ठीक है, तो ये सही है, हॉर्नबिल के संरक्षण से ही संबंधित है। मायोंग गांव ने अपने संरक्षण के प्रयासों के तहत इस पर सख्त प्रतिबंध लगाए। अगर इसकी बात करेंगे तो इस पहल के अंतर्गत संरक्षण पर तो जोर दिया गया, लेकिन हॉर्नबिल के शिकार पर प्रतिबंध के जो प्रयास किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है। केवल एक ठीक होगा, केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। अमन स्टडी, गुड इवनिंग। अब देखो, कुल कल हम यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहे थे, तो यहाँ के क्वेश्चंस देखते हैं। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादक देश है? हाँ जी, इसको देखिए, विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादक देश, इसको बताएं। सोना उत्पादक अलग है, रिजर्व अलग है। ठीक है, विश्व में सोना उत्पादक, सबसे अधिक सोना उत्पादक विश्व में किस देश ने किया है? चाइना, चाइना होगा, चाइना, देखिए चाइना सही रहेगा। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है?
चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय किस राज्य से संबंधित है? हाँ जी, इस प्रश्न पे आइए सभी लोग। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें सभी लोग। चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय, बताइए सर। 152 का आंसर्स नहीं बताए थे आप। अच्छा, डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेंगे उसको भी। तो देखो, उड़ीसा का है ये समुदाय, उड़ीसा का मनकीडिया समुदाय है। तो यहाँ पर मनकीडिया समुदाय वनों के अंदर निवास कर पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय बना है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्रिब्यूलर ग्रुप। तो इसको याद रखिएगा, इसको पीवीटीजी, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये। तो छठा, ये 6 बन गया, छठे नंबर का, ठीक है। तो गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को, याद रखिएगा, इसमें 75 जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं, ठीक है, इसी में आते हैं वो। अब ये इसका एक और आ गया है, आगे देखो। टाइफून बनने के लिए समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान कितना होना आवश्यक है? वर्षा जी, हिस्ट्री पॉलिटी जो, हाँ बिल्कुल कराते हैं, अभी तो करंट अफेयर्स की चल रही हैं, जो अगली क्लासेस होंगी उसमें ये क्वेश्चंस ही आएंगे हमारे। आगे देखें प्रश्न, टाइफून बनने के लिए। तो देखो, टाइफून एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहते हैं, ठीक है, और इनको विकसित होने के लिए समुद्र की सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री से ज़्यादा होना आवश्यक होता है। 27 डिग्री से होना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो 2024 में टाइफून यागी एशिया का सबसे शक्तिशाली चक्रवात रहा, टाइफून यागी, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस दुर्लभ प्रवासी के लिए जाना जाता है? जो प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है जिसके लिए ये जाना जाता है? तो माइग्रेटरी बर्ड के बारे में बताइए, जिसके बारे में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। केवलादेव, अब ये है कहाँ पर? वैसे तो ये है राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंतर्गत है। शॉपर्स गाइड, गुड इवनिंग भाई। सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं सारे लोग, तभी नहीं बढ़ पा रही है स्ट्रेंथ, एक बार आप शेयर कर दीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान के केवलादेव, राजस्थान में स्थित है ये। और यहाँ पर आते हैं साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ये प्रवासी पक्षी हैं यहाँ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में से ये जो है साइबेरियन क्रेन भारत में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों AQG द्वारा विनियमित होता है? कौन सा होता है विनियमित? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा अनुसार जो है, एक तो PM 2.5 होता है, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ इसकी। PM 2.5 है, इसके अलावा ओजोन है, इसके अलावा NO2 है, ठीक, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से देख लो कौन सा है, ओजोन हो जाएगा, ठीक है, ओजोन हो जाएगा, ओजोन। खरपतवार मिनकिया मिकांथ्रा के कारण चर्चा में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में है ये। और इसमें काफ़ी जैव विविधता देखने को मिलती है, एक प्रकार की खरपतवार है ये, ठीक है। इसे एक नाम और दिया गया है, ये है मील ए मिनट, मील ए मिनट, इसको मील ए मिनट के रूप में जाना जाता है। तो ये एक आक्रामक प्रजाति खरपतवार है। इससे क्या होता है, देसी पौधों को ये आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है, एक तरीके से रुकावट पैदा करती है ये वाली खरपतवार। आते हैं अगले प्रश्न पर। गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाँ भाई, सेशन को सारे लोग एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए इसको, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। गुरु घासीदास पिंगला बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन बताएंगे इसको? कर्नाटक नहीं, इस वाले प्रश्न पर आते हैं अभी। जो लोग रह गए हैं वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से इसको शेयर भी कर दीजिएगा, उसको लाइक भी कर दीजिएगा। स्ट्रेंथ अभी देखो बढ़ी थी, फिर से घट गई।
आगे चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो एकदम स्ट्रेंथ बढ़ गई जैसे ही आपने किया। आइए आगे चलते हैं। तो गुरु घासीदास पिंगला बाघ अभयारण्य कहाँ पर है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। आगे चलें। अब देखो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर चार चार बाघ अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ के अंदर चार बाघ अभयारण्य है। कभी कभी आप भूल सकते हैं इनको, तो याद रख लीजिएगा कौन कौन से हैं। एक तो ये खुद ये, एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। दूसरा उदंती, दूसरा है सेकंड है उदंती, उदंती सीता नदी, और है अचानक मार, अचानक मार, और चौथा है इंद्रावती। ये टाइगर रिजर्व है। आगे देखो लेबोटोबी लाकी लाकी एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। सना परवीन जी वालेकुम अस्सलाम। एस्पिराइट जी गुड इवनिंग। हाँ इसको करिए जल्दी से। सवाल नंबर अगले पर आइए, सभी लोग आइए। देखिए ये पूरा सेशन आप लोग करिएगा आज का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स को सारा समाहित करने की कोशिश की है हमने इसमें। इसके अलावा जो कुछ बचेगा अलग से एक और क्लास ले लेंगे, लेकिन अभी इसको पूरा जरूर करिएगा। लेबोटोबी लाकी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर है। ठीक है, फ्लोरेस द्वीप पर है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये। ठीक है, और ये हाल ही में इसमें विस्फोट देखने को मिला है। पंचाचूली पर्वत श्रृंखला किस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? नया नया नाम जैसे भी होते हैं ना आपके न्यूज़ में, तो वो आ जाते हैं आपकी परीक्षा में। ऋचा जी राधे राधे, आई जल्दी। अगला देखें, पंचाचूली जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालयी क्षेत्र की कौन सी रेंज में है? तो ये देखो उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। कुमाऊं हिमालय में भी कहां पर? उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES की स्थापना कब की गई थी? IPBES की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 2012 को। 21 अप्रैल 2012 को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाँ रिंग ऑफ फायर जो है माफ कीजिएगा, रिंग ऑफ फायर जो है विश्व की प्रशांत महासागर में स्थित है। बिल्कुल ठीक कहा है। प्रशांत महासागर में, क्योंकि बहुत सारी प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, दूर जा रही होती हैं, तो वहाँ पर टकराव और ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप का बहुत तीव्र क्षेत्र है। विश्व के लगभग 80% के आसपास जो भूकंप है और ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में आते हैं, रिंग ऑफ फायर में। इसको देखें, हिंडन नदी केवल उत्तर प्रदेश में ही बहती है और इस नदी का उद्गम लोअर शिवालिक रेंज से होता है। हिंडन नदी पर करते हैं सवाल। हिंडन नदी के ऊपर देखिए क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए सभी लोग। हिंडन रिवर लोअर शिवालिक रेंज में जो जिला है वो आता है सहारनपुर। सहारनपुर से निकलती है, मुजफ्फरनगर जाती है, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से होती है, यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी है ये। तो केवल उत्तर प्रदेश कहना ठीक नहीं होगा। दूसरा केवल सत्य है, दूसरा केवल सत्य है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म लिथियम त्रिकोण के लिए जाना जाता है? लिथियम त्रिकोण के लिए जाना जाता है। एक बार सेशन को आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आए हैं अभी आप भी लाइक कर दीजिए तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चीनी, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये वाली PDF हम आपको इस क्लास के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये टॉपिक हमारा। तो ये वाला PDF आपको जिनको भी चाहिए आप 8700739033 पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या दूसरा हमारे टेलीग्राम पर जो ज्वाइन है वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों जगह पर आ जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए जो लोग टेलीग्राम पर हैं वो टेलीग्राम पर ले लेंगे, जो लोग व्हाट्सएप पर हैं व्हाट्सएप पर मिल जाएगा उनको। इसको देखें, चिली, अर्जेंटीना, सूडान हो गया। तो इनको लिथियम त्रिकोण के रूप में जानते हैं क्योंकि ये क्षेत्र लिथियम के संसाधनों से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान ने अभी अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक, 150 वर्ष पूरे किए हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1875 में।
1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। FF खान जी, गुड इवनिंग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही के अध्ययन के अनुसार किस राज्य का भूजल, जो भूमिगत जल होता है आपका, अंडरग्राउंड वाटर, जो जैसे नल वगैरह, टैप वगैरह, सबमर्सिबल से हम लोग निकालते हैं उस पानी को, इसमें नाइट्रेट प्रदूषण सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखने को मिला है? इसको बताएं। तो भूजल में अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रदूषण होने से कौन सी बीमारी होती है? आपने ये बीमारियों में पढ़ा होगा। याद रखिएगा, जब भी नाइट्रेट युक्त जल हम ग्रहण करते हैं तो इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का विकार होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है नाइट्रोजन युक्त जल पीने से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याओं का खतरा बहुत बना रहता है। तो नाइट्रेट युक्त इसमें 3 राज्य आते हैं। एक तो राजस्थान है, राजस्थान सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रेट युक्त जल मिल रहा है एक तरीके से भूमिगत जल में, 49%। कर्नाटक में भी कुछ कम नहीं है, 48% है। तमिलनाडु में 37% है, तमिलनाडु में 37। तो तीनों याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगला देखेंगे प्रश्न अगला। हाल ही में चर्चा में रही रामजल सेतु परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही रामजल सेतु योजना किससे संबंधित है? तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया गया है, इसको किया गया रामजल सेतु परियोजना, रामजल सेतु परियोजना। ठीक, इसके अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित होते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसका पुराना नाम पूछ लेगा आपको, तो ये हो जाएगा PKC। इसको बोलते पार्वती काली सिंध चंबल। पार्वती, पुराना नाम था इसका पार्वती काली सिंध चंबल, ये ठीक है, ये इसका नाम है इस प्रोजेक्ट का। आगे देखो, धनौरी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? एक प्रश्न और एक बार और हमने करवाया था इसको। ओके ठीक है, बाद में देख लिया था, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को करते हैं। हाँ, क्लास मिस मत करिए, क्योंकि अभी एग्जाम के टाइम की पहली जो क्लासेस है उसमें बड़ा समय लगा करके आपको कंटेंट दे रहे हैं, ताकि परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आपके मिल जाएं यहाँ से। धनौरी आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है धनौरी? ये है वेटलैंड, कहाँ पर? ये है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में कहिए इसको। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले के धनौरी गांव में, दनकौर के पास में है ये। हाँ जी, आगे देखें। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? अब देखो, अभी मुझे ये बताओ, एक तो ये हमने प्रश्न किया है, भारत में अगर आपसे पूछेगा भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या बताइए। तो इसमें देखो, पहले अभी अगले प्रश्न पे जाने से पहले इस पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। भारत में अब तक कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? रामसर स्थल कितने हैं भारत के? किसी को ध्यान है? भारत में नवंबर 2025 तक कुल कितने रामसर स्थल हैं? माफ कीजिएगा, 94 हैं कि कम या ज्यादा हैं? जल्दी से बताएं। मेरे ख्याल से 94 हैं। भारत में कितने हैं? 94 रामसर स्थल है, 94 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। नंबर 2 का बताइए, नंबर 2 पर किस में है तमिलनाडु के बाद? देखो 94 तक का डेटा है अभी, बाकी 94 अभी किसी को और को घोषित किया गया है क्या? बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है, ये जब ऐड किए हैं तब 94 हुए हैं। ठीक है ना, तब 94 हुए हैं ये टोटल। आगे चलते हैं, अगला अगला क्वेश्चन करेंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है और 2025 की जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? दूसरे नंबर पर यूपी है, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है, 19 है शायद, 19 है, और यूपी में 10 हैं। ये है रामसर साइट्स सबसे ज़्यादा,
17 नहीं 19 होंगे फिर। तो देखो इसको कौन करता है, देखो जलवायु जोखिम सूचकांक को थिंक टैंक है जर्मन वॉच करती है। जर्मन वॉच है कोई दूसरा है? जर्मन वॉच इसमें देखो है कि नहीं, हाँ है, जर्मन वॉच है। अब इसमें भारत का रैंकिंग बताओ, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? हाँ 17 का डी हो गया, बहुत बढ़िया। भारत इसमें 10th पोजीशन पर है। भारत इसमें 10वां कौन सा स्थान होगा? हाँ जी, इसमें रैंकिंग और मुझे बताइए भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? रैंकिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है। रैंकिंग और क्लियर कीजिए एक बार जरा। 49th भारत को इसमें, भारत की रैंक है इसमें 49th। ठीक है 49। तो जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक जो प्रकाशित की है, तो इसमें अगर आप देखें 49th स्थान था इसका, भारत का इसमें 92वां स्थान है। चलिए आगे चलें। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 8वां हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया है? हाँ इसको बताइए, सभी लोग इसको बताइए जल्दी से। 8वें हिंद महासागर का आयोजन किया गया ओमान के मस्कट में। ओमान के मस्कट में, ओमान के मस्कट में। ये वाली सीरीज जरा मुझे बताइएगा, सबको अच्छी लगी क्या ये सीरीज जो हम चला रहे हैं अभी? ऐसी ही अगली क्लासेस हम चाह रहे हैं कि अगली क्लासेस भी कुछ इसी तरह की लेकर के आएँ, अलग अलग विषय की, उसमें पूरा पूरा एक ही उसमें कंप्लीट कर दें आपको। सही रहेगा क्या? एक एक विषय का एक एक क्लास हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा मस्कट। भारत को भूकंप के जोखिम के आधार पर 4 जोन में विभाजित किया गया है। दिल्ली किस भूकंप जोन में आता है? देखो याद रखना, भारत को वैसे तो 5 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है, लेकिन एक जोन को समाप्त करके हटा दिया गया है उसको। ठीक है, सना परवीन जी धन्यवाद। ओके त्रिलोक जी धन्यवाद। ठीक है, फिजिक्स यूपी, ओके बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ तो चलिए अगले सेशंस पे भी ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। दिल्ली किस जोन में आती है? देखो दिल्ली, दिल्ली जम्मू कश्मीर बिहार, ये जोन 4 में आते हैं, भूकंप जोन 4 में आते हैं। ठीक है, भूकंप जोन 4 में आते हैं। आगे चलते हैं। चलिए ऐसे ही करा देंगे आपको, सारे टॉपिक्स के प्रश्न हो जाएंगे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के समीपवर्ती नहीं है? कैस्पियन सागर के समीपवर्ती कौन नहीं है? तो कैस्पियन सागर किस किस के बीच में? देश अगर पूछेगा तो यूरोप प्लस एशिया के बीच में है ये। यूरोप और एशिया के देश इसमें क्या करते हैं, टच करते हैं इसकी बाउंड्री को। तो इसमें अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान है इसमें, ऑप्शंस में चेक करते चलो। कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। ठीक है, 3 तो ये हो गए, और एक अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक, अजरबैजान के साथ रसिया, ये 5 याद रखने, 1 2 3 4 5। ये पीडीएफ आपको इसी तरह से मिलेगी, तो आपको इसमें भी ये भी ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया क्या था, पढ़ाया क्या था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यूरोप और एशिया के बीच में है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ये हैं इसकी बाउंड्री पर चारों ओर। शेनदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य अगला देखें। साजिदा जी धन्यवाद। आगे चलें, बिल्कुल, तो अगले सेशंस पे भी ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। शेनदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? शेनदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे इस वाले अभ्यारण्य की बड़ी खास बात है, यहाँ पर क्या है, इस वाले अभ्यारण्य में अभी क्या देखा गया है, मकड़ी की 2 प्रजाति देखी गई है, मकड़ी की, स्पाइडर की। ठीक, स्पाइडर ऐसा जैसे कि स्पाइडरमैन होता है, कूदने वाली प्रजाति, तो कूदने वाली मकड़ी यहाँ देखी गई है अभी, कूदने वाली मकड़ी देखी गई। तो कुछ नई प्रजाति अगर देखी जाएगी, ठीक है, तो उसमें तो आपको ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है ऐसे।
सर मैं यही बोलने वाली थी कि टिक वाली पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ टिक वाली दे देंगे, इसलिए आपको ये पीडीएफ हमने अभी नहीं दी थी क्योंकि बाकी क्वेश्चंस पे टिक नहीं थे इसमें। ये था भाई केरल में, केरल में ये निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य पानी के नीचे के जीवन के रूप में जाना जाता है? आपको हमने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या है टोटल मिलाकर के 17। और हमने जब आपको इकोनॉमी की मैराथन क्लास करवाई थी उस क्लास के अंदर आपको हमने ये सब बताया था। थ्योरी की जो मैराथन क्लासेस है आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उनको रीअपलोड कर देंगे हम, आप बता दीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा थ्योरी का आपको परीक्षा के पहले। तो ये है SDG 14, SDG 14 है ये, पानी के नीचे के जीवन को SDG 14 पर लिस्ट किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम, सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत जल्दी से आइए। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगा की सफाई के लिए, उसके कायाकल्प के लिए जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई 2014 में, तब इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां नेशनल पार्क है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं पाया जाता है। तो माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां, देखो यहां पर इसने नेशनल पार्क की बात की है, नेशनल पार्क की संख्या तो अभी 106 के ऊपर जा चुकी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये 58वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व। तो नेशनल पार्क यहां पर मैं टाइगर रिजर्व सही शब्द लिख देता हूं, टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व 58th टाइगर रिजर्व यही है, 58 टाइगर रिजर्व यही है। साथ ही ये एमपी का 9th है, एमपी का 9th टाइगर रिजर्व, 9वां टाइगर रिजर्व है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व में अगर आप देखें उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक भी बाघ नहीं है, इसके अंदर एक भी बाघ नहीं, ये सत्य है पहला। दूसरा असत्य, दूसरा वाला सत्य है। पहले वाले में टाइगर रिजर्व शब्द लगा करके पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। हाल ही में छारेड़ा पंचायत जल संरक्षण मॉडल को लेकर चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? छारेड़ा पंच जल संग्रहण मॉडल को लेकर इसमें क्या है, वाटर कंजर्वेशन का बड़ा अच्छा टेक्निक वगैरह अपनाया गया था, इस कारण ये चर्चा में रही थी। तो राजस्थान में है, राजस्थान में किस जिले में? दौसा जिले में, राजस्थान का है दौसा जिला, राजस्थान में है दौसा जिला। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की स्थापना कब हुई? स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। NTCA की स्थापना कब हुई? NTCA की स्थापना कब हुई? सेकेंड, NTCA की स्थापना कब हुई? भाई 100 लाइक से ऊपर पहुंचा दीजिए इसको, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी पिछले वाले सेशन में इसके, तो इसको 100 से ऊपर लाइक आपको पहुंचाने हैं ये। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, क्योंकि हम इसकी जो सीरीज़ है अब जो अगली, जैसे इन्वायरमेंट बचा है आपका, पॉलिटी बचा है, सबकी ऐसी सीरीज लेके आने वाले हैं हम, और उसमें लंबी लंबी क्लास करेंगे 2-2 घंटे की, उसमें पूरा पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे आपके 8 के 8 सब्जेक्ट। तो NTCA जो बनाई गई थी ये 2006 में बनी थी, 2006 में। एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था ये। फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जिसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, भारत के किस राज्य में? दो नाम को भी जो बता रहे हैं ध्यान रखना। मिजोरम के सेहा जिले में है ये, मिजोरम के सेहा जिले में, मिजोरम के सेहा जिले में। तो इसका नाम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, फाबंगपुई पीक है एक, ठीक है, इसके नाम पे रखा गया। तो ये उद्यान माउंट विक्टोरिया जो वेबेक्स है इसका एकमात्र ज्ञात आवास माना जाता है। बेबेक्स जो है इसको ध्यान रखिएगा, बेबेक्स पक्षी है ये एक, ठीक है, पक्षी की प्रजाति है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जंगली केले की प्रजाति, इसका नाम है, इस प्रजाति का नाम याद रखिएगा जंगली केले की, मूसा इंडांडा मेनेसिस, मूसा इंडांडा मेनेसिस ने विश्व का सबसे लंबा केला फलने का रिकॉर्ड बनाया है। IUCN की रेड लिस्ट की स्थिति बताइए। हमने आपको पहले भी बताया था कि IUCN क्या है, विश्व में जानवरों
और पौधों से संबंधित जो भी उनके संरक्षण की स्थिति है उसको दर्शाती है 9 कैटेगरीज में। 9 कैटेगरीज में, जैसे पहली कैटेगरी एक्सटिंक्ट, फिर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इस तरह से करके 9 कैटेगरी होती हैं जिसमें लिस्ट करती है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुझे बताइए कहाँ पर है, मैंने कई बार इसको बताया आपको प्रश्नों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखो 9 कैटेगरी में 4 कैटेगरी आपको ऑप्शंस में दे रखी हैं, कौन सी कैटेगरी में इसको डाला हुआ है आपको ये बताना है। हाँ जी, जल्दी से आइए इस प्रश्न पर। केले की प्रजाति निकोबार द्वीप समूह में जो कैंपबेल खाड़ी है इसमें पाई गई है। ठीक है, और ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है ये। दोनों तीनों चीज हमने देख ली। अब यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ, निकोबार में है ये, निकोबार में। कभी आपसे पूछ दे पर्टिकुलरली जा करके वहाँ मध्य हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूनाइटेड किंगडम ने किसको सौंपने पर सहमति बनाई है? हाँ, नाम ही टेढ़ा है, केले की तरह टेढ़ा, याद रखिएगा। सवाल नंबर अगले पर आते हैं। मध्य हिंद महासागर में अवस्थित मध्य हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूनाइटेड किंगडम ने किसको सौंपने की सहमति बनाई है? चलिए, क्वेश्चंस बड़े अलग हैं, थोड़े से आप इनको ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो देखो, मॉरिशस को सौंपने की इसमें बात की गई, मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को सौंपने की इसमें बात की गई है। सिसुस्त्रा डेंसी क्लाबा क्रेम माबा जिम्बुइनी गुफा में खोजी गई एक मछली है, ये गुफा किस राज्य में है? बड़ा अजीब सा सवाल है ये। हाँ, इसको बताएंगे। चागोस द्वीप के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वो उसमें कई सारे द्वीप शामिल हैं, छोटे बड़े द्वीप इसमें शामिल हैं। इसको बताइए ये कहाँ पर स्थित है, इसका नाम तो दोबारा नहीं लेंगे। मेघालय, इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में, मेघालय में स्थित है। आगे देखें, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल पहल का शुभारंभ किया है। किस तारीख को, किस तारीख को शुभारंभ किया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन किया है, 5 जून को होता है, 2025 में किया है, 5 जून को पर्यावरण दिवस पर। तो अरावली ग्रीन पहल जो है इसके तहत। अब मुझे बताइए थीम क्या है पर्यावरण दिवस 2025 का? थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इसका ये थीम रहा। आगे चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला, प्रीति जी गुड इवनिंग, कहाँ मिला क्या? बताइए जरा, आपका क्या क्वेश्चन है? ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर किस राज्य में है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर किस राज्य में? गुजरात के धोलेरा। ठीक है, गुजरात के धोलेरा में, गुजरात के धोलेरा में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रहा बित्रा द्वीप, बित्रा आइलैंड जो है किस द्वीप समूह से संबंधित है? इसको देखेंगे, बित्रा द्वीप तो लक्षद्वीप का जो प्रशासन है, ठीक है, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर है? देखो, ये है हमारा भारत, और यहाँ पर ये भारत की 3 तरफ से जल है। भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऐसी भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरी होती है उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो विश्व में सबसे बड़ा पेनिनसुला जो कंट्री है या क्षेत्र है वो है अरब।
ठीक है, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। इस तरफ अगर आप देखें पश्चिमी क्षेत्र में वेस्टर्न साइड पर, और ये भारत की पूर्वी साइड है, यहाँ पर है अरब सागर, अरेबियन सी, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इस अरब सागर में ही यहाँ पर है बहुत सारे द्वीप, 36 द्वीप हैं, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं और इसी के द्वारा अधिग्रहण करने की बात की गई है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के द्वारा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक विश्व के कितने % वेटलैंड्स जो है नष्ट हो चुकी हैं? देखो इसमें तो आपके 30 अंक के ही पूछे जाएंगे जीएस के प्रश्न, और उसमें भी करंट अफेयर्स की हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाए आपको आसानी से। देखते हैं कितने मिलेंगे, लेकिन यह है कि सारा का सारा कराना तो पड़ेगा ही आपको, हमें ऐसा नहीं कि छोड़ दें उसको। भाई सेशन को लाइक नहीं किया है जो लोग बाद में जुड़े हैं अभी, सबसे रिक्वेस्ट कर दीजिए। इसको देखिए 193 को कितने % नष्ट हो चुका है? 35% वेटलैंड नष्ट हो चुकी हैं, 35%। तभी तो जो है आर्द्रभूमि वगैरह का संरक्षण किया जाता है। 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 मनाया गया। इस दिवस के अवसर पर भारत ने 58 बाघ अभ्यारण्यों में विश्व के कितने % जंगली बाघों को आश्रय देने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला? भारत में कितने भारत में अगर आप देखोगे टोटल बाघ जो टाइगर की आबादी है, वो कितनी आबादी भारत में अकेले में है? तो ये 29 जुलाई को ये है टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, इसको ध्यान रखेंगे। 75%, तो विश्व के 2/3, ठीक है, विश्व के 2/3 या 75% बाघ भारत में ही है। सर कितने क्वेश्चन हैं टोटल हमारे पास 300 क्वेश्चन हैं। तो आज भी 200 तक तो हम पहुंच रहे हैं, अभी 100 सवाल और बचते हैं हमारे पास में। ठीक, 100 सवाल और बचते हैं, तो अधिकतम करंट अफेयर्स का क्षेत्र कवर हो जाएगा आपका। कमचटका प्रायद्वीप की क्षेत्रीय राजधानी का नाम क्या है? तो कमचटका प्रायद्वीप, देखो हमने प्रायद्वीप बताया आपको क्या होता है। प्रायद्वीप पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है 3 तरफ से। ठीक, तो ऐसे ही कमचटका प्रायद्वीप है। तो ये किसका प्रायद्वीप है, किसका हिस्सा है? रशिया का है। तो कमचटका प्रायद्वीप में अभी 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था पीछे, जिसे सुनामी की उत्पत्ति हुई थी। इसके आपको बताना है कमचटका प्रायद्वीप की क्षेत्रीय राजधानी का नाम बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, पेट्रापावलोव्स्क। हाल ही में विस्फोटित हुआ क्रेशेनिनी कोव ज्वालामुखी किस देश में है? ये कौन से आइलैंड से संबंधित है? तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ही हुआ है ये। कमचटका प्रायद्वीप रूस में, रशिया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मातृवन पहल का शुभारंभ कहां से किया था? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए कौन है वो? गुरुग्राम से शुरू किया था इन्होंने। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में, और ये एनसीआर में भी शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक, और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आपने देखा होगा इसका शुभारंभ तो यहां से हुआ है। अब इसमें मुझे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? किसी को ध्यान है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ऋषि जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको इंतजार था इस क्लास का। भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव बहुत दिनों से हैं ये इस पद पर। भूपेंद्र यादव याद रख लीजिएगा, मैंने मेंशन कर दिया। ऑपरेशन फाल्कन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फाल्कन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फाल्कन असम सरकार ने गैंडा शिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए लॉन्च किया है ये। ठीक है, गैंडे की सुरक्षा से संबंधित है ये। कौन सी सरकार ने किया है? गवर्नमेंट है असम की, असम सरकार की। असम सरकार ने जो गैंडे का शिकार करते हैं शिकारी, उनको पकड़ने के लिए लेकर के आए हैं। तो 2025 तक अगर आप देखेंगे गैंडों की हत्या 0 हो गई है अभी।
तो गैंडों की हत्या अभी शून्य हो गई है। 2025 तक। आगे प्रश्न देखें। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट। अब आइए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आ गए हम लोग। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी तो हमारे साथ यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी इस वाली पीडीएफ से आप जो है क्या करेंगे, रिवीजन कर लीजिएगा अपना। उस समय जब आप रिवीजन करेंगे पीडीएफ से तो उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़े कुछ कुछ फैक्ट भी लेते हैं साथ में एक क्वेश्चन के साथ, इसलिए थोड़ा समय बढ़ जाता है आपका। भाई इस पर 100 लाइक पूरे करिए, तभी ये पीडीएफ आपके पास जाएगी। पहली वाली क्लास पे किया था आपने, इस पर भी कीजिएगा। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? वर्ष था 1987, वर्ष था 1987। अब यह वर्ष 2025, 2023 में रिपोर्ट आई थी, लास्ट वाली, लेटेस्ट वाली। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जो हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। 18वीं, कौन सी थी? 18वीं रिपोर्ट थी, याद रखिएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास 18वीं थी। 2 साल के अंतराल में आती है, ये 2 वर्ष के गैप में आती है। और ये हो गया, इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें देखो समझ लो, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण क्या होता है? वृक्षावरण। 2 शब्द आएंगे। वनावरण को बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, और एक होता है वृक्षावरण, उसको बोलते हैं ट्री कवर, उसको बोलते हैं ट्री कवर। वृक्षावरण जहां पर आपको घने जंगल मिलेंगे, ठीक है, केवल जंगल वाला क्षेत्र। ट्री कवर में आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पर जो डिवाइडर बने होते हैं, ठीक है, और जो घरों के अंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो सब ट्री कवर में आते हैं। ठीक है, वो सब ट्री कवर में आएंगे, बगीचे आदि। तो इसमें अलग अलग पूछता है, फॉरेस्ट कवर को अलग पूछता है, ट्री कवर को अलग पूछता है। और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर वनावरण बताइए कुल। तो देश में अगर आपसे इसका थोड़ा सा डेटा मैं यहाँ को रख देता हूँ आपके सामने, क्योंकि आता है ये रिपोर्ट मुझे अलग से भी पढ़ानी थी आपको, मैं उसको पढ़ाऊँगा अलग से। इसमें से प्रश्न आ सकता है। इतने मिलियन हेक्टेयर, इतने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या है? 71.53 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या है? वनावरण है। या इसी को भारत की भूमि का, भारत की कुल भूमि का प्रतिशत में बदलोगे तो 21.76% होता है ये। ठीक है, 21.76% होता है। अब ये तो है वनावरण, वनावरण आपका हो गया उत्तर गलत शायद। अब देखो वृक्षावरण का भी लिख लो यहीं पर, वृक्षावरण कितना है? वनावरण और वृक्षावरण अलग अलग पूछ लेगा आपसे। तो वृक्षावरण है 3.14%। वृक्षावरण, वृक्षावरण दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये टोटल मिला करके ये कितना बैठेगा? 25.17। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, देश का अगर टोटल आपसे पूछेगा, वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितने प्रतिशत है और वृक्षावरण कितने प्रतिशत है, अलग अलग से भी पूछता है। एक सेकंड, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। ठीक, एक ये होगा 41 है, 3.41% है शायद ये। तो इसमें टोटल जो है, देखो टोटल आ जाएगा आपको। टोटल अगर आपसे पूछेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, 25.16%। ठीक है, तो इसमें क्या है? 21.76% ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये वाला ये करेक्ट है, ये अब याद रखिएगा इसको। आप कुछ भी पूछ ले आप कर लेना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत में झाड़ियां हैं? झाड़ियां, स्क्रब कितनी है? स्क्रब कितनी है? झाड़ियां कितने परसेंट है? देश में झाड़ी कितने परसेंट है? अब बताइए मुझे। झाड़ियां हैं 1.33%। झाड़ियों का प्रतिशत है 1.33% झाड़ियां हैं, जो कि बैठती हैं आपकी 43,622 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला राज्य, उस राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण क्या है? क्या फायदा है ये सब एग्जाम में सवाल पूछने का? ये सवाल पूछने का मतलब ये है आपकी अवेयरनेस चेक करने का।
ठीक है, और इसमें सिलेबस बहुत अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वनावरण के प्रतिशत में आपको बताना है। मिजोरम, ध्यान रखिएगा, इसमें है मिजोरम। मिजोरम में है 85.34%। सेकंड पर है अरुणाचल, 78.67। मेघालय इसमें है नहीं, तीसरे नंबर पर है। सर बुक में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है। कौन सी वाली बुक में साजिदा जी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला राज्य। अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर केवल सर्वाधिक वन आवरण। जब सर्वाधिक वन आवरण या मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है, टाइगर स्टेट है ये। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए भी हैं। एमपी में हो जाएगा। इसके बाद एमपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल, सेकंड है ये। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है, उड़ीसा चौथे नंबर पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृक्षावरण वाला राज्य। अब वृक्ष कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं? हार्ड है, देखो फिर आप पढ़ोगे तो ये आपके लिए थोड़े और आसान होने लगेंगे बाद में। एक बार अभी पढ़ लो इनको। तो ऐसा नहीं है कि देखो इस परीक्षा में वेटेज कम है, जीएस का 30 अंक का है, बाकी अन्य में तो पूछ लेगा आराम से आपको। ये करंट अफेयर्स की वाली पीडीएफ आप अन्य परीक्षा भी दोगे, उनमें बहुत काम आएगी आपके ये। तो सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर है 14,524 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र फर्स्ट, महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर है इसमें जो है थर्ड नंबर पर है यूपी, और सेकंड पर है राजस्थान। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों के अनुसार 4,991 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? ये शानदार प्रश्न है, बहुत आता है ये वाला। तो आईएसएफआर के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन आवरण की भौगोलिक स्थिति 0.15% होती है। बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और इसमें आपसे पूछा जाएगा। देखिए एक सवाल और है इसमें, हाँ इसको और कर लेते हैं। आईएसएफआर के क्वेश्चन में लास्ट और कर लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है? कर सकते हैं। सेशन को देखो कितने लोग अभी कम हो गए, स्ट्रेंथ कम हो गई है सेशन की। इसमें पूछा है वन क्षेत्रफल। अगर यूपी में अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल, एक तो वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों मिला करके, टोटल दोनों मिला करके, तो ये हो जाता है 14,818। इसमें शायद ऑप्शन में है अवेलेबल कि नहीं, एक बार देखिए ज़रा। इसमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा हमको। इसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसमें हेल्प करें। क्वेश्चन देखकर डर गए हैं। नहीं नहीं डरिए मत आप लोग, प्रश्न को करिए। माफ़ कीजिएगा। देखो टोटल अगर आपसे पूछेगा तो इसमें है 14,818, 14,818.32 स्क्वायर किलोमीटर। इसको ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये यूपी का है। आगे चलें। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? सभी लोग भाग रहे हैं, एग्जाम हॉल में क्या होगा? सर जी ये परसेंट वाले क्वेश्चंस देख के दिमाग चकरा जाता है। परसेंटेज वाले में थोड़ा ऐसे ही रहता है, लेकिन ठीक है वो डेटा आप ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये बताइएगा, जैसे भी 25% तक भारत में कितना पहुंचा है? भारत में जंगल जो हैं या वन वाले क्षेत्र हैं 25% तक पहुंचे हैं। वैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे
भारत में कितने परसेंट एरिया पर या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने हिस्से पर जंगल होने आवश्यक हैं, पेड़ पौधे होने आवश्यक हैं। पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो सब ज़रूरी है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। अगर सारे जंगल ही समाप्त हो जाएं तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अभी कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया है, कोई बताएगा? इंडिया में टोटल कितना होना चाहिए? किसी को ध्यान है? किसी को ध्यान है क्या, मुझे बताएं एक बार। नहीं पता, बफरिंग हो रही है। व्हाट्सएप पे पीडीएफ मत हटाना। अमन जी, हाँ व्हाट्सएप पर तो पीडीएफ वो व्हाट्सएप चैनल इसीलिए है कि ताकि आपकी पीडीएफ इधर उधर हो जाती है फ़ोन से भी, तो आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर पड़ी रहेंगी हमेशा, वो मिल वहीं वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। बार बार आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा हमें, ना तो यहाँ ना टेलीग्राम पर, आप वहाँ से ले लिया करेंगे सीधे। जल्दी से बताइए। 33%, बहुत देर में उत्तर आया, 1/3 या 33%। हाँ वो ठीक है। अब 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, 34वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो है यूएसए करेगा, लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे ये। 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, यूएसए में। इसके बाद 35 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 35 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? लाइक्स की संख्या बढ़ा दीजिए तुरंत ही। अगले सवाल पर आते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2000 की मेजबानी भारत के पास है, ठीक है। और भारत जो है अंडर 19 महिला विश्व कप का दूसरी बार ये खिताब भी जीत गया है। विजेता भी भारत है इसमें, विजेता इसमें भारत होगा, और दक्षिण अफ्रीका को इसमें हराया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बफरिंग हो रही है क्या सभी की? फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? अगले प्रश्न पर आते हैं। फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? तो ये है विश्व चैंपियन, शतरंज की है ये, शतरंज से संबंधित है ये, ठीक है, शतरंज। तो ये गुकेश डी हैं, गुकेश डी। इन पर आरओ में भी एक सवाल आ चुका है, 2 सवाल आए थे इसमें, ठीक है। तो ये 18वें शतरंज चैंपियन बने हैं, ये 18वें शतरंज चैंपियन बने हैं। तो गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है चैंपियन बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 2025 में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान किसका है? एक सेकेंड। फोर्ब्स द्वारा जारी जो सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? इसका बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनकी कमाई लगभग कितनी है? 275 माफ कीजिएगा, मिलियन डॉलर, 275 मिलियन डॉलर। माउंट एवरेस्ट, एक और अच्छा सवाल आ गया है। माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 19वीं बार फतह करने वाले गैर शेरपा गाइड कौन है? ये कौन है? केंटन कूल, ब्रिटिश पर्वतारोही हैं ये। केंटन कूल ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश पर्वतारोही हैं। इन्होंने 19वीं बार इसको फतेह किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, अच्छा सवाल है। निष्ठा जी, हाँ काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही है आपकी। चलिए आइए फिर क्लास को अटेंड करिए इसको भी। बाकी अगर नहीं देख पाते हैं आप लोग तो इसके रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करें, या पीडीएफ जो भेजते हैं उनसे पढ़ लिया करें आप लोग। इसमें है, इनका नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? थॉमस, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में। क्रिस्टी, ये है, नहीं ऑप्शन में है ये, क्रिस्टी कोवेंट्री। बबीता जी गुड इवनिंग।
यही है क्या, एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, ये बनी है। आगे चलेंगे हम लोग। तो इसमें हमने जैसे वो क्या कहते हैं उसको, नियुक्ति वाला सेशन है, ये अपॉइंटमेंट्स वाला सेशन चल रहा है अभी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? नहीं, इधर से तो क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो ये हैं बाला देवी, ये हैं बाला देवी, बाला देवी तो पहली भारतीय महिला बनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है बिहार में। बिहार इलेक्शन से भी ध्यान रखिएगा। इसका शुभंकर है गज सिंह, गज सिंह होगा, गज सिंह इसका शुभंकर। इसमें सबसे ज़्यादा जो विजेता या सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं इसमें? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने जीते हैं इसमें 158 मेडल, 158 मेडल। हरियाणा के 117 हैं इसमें, हरियाणा 117। इसमें यूपी के भी ध्यान रख लीजिएगा, यूपी के हैं 52 पदक। तो यूपी इसमें कौन से स्थान पर है? यूपी इसमें 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर। आगे चलें। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया के कई सारे गेम्स हैं, 4-5 गेम हैं। तो जैसे ये क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसमें अलग से ये सवाल डाल दिया इसमें, ठीक है, इसको आसानी से कर लोगे। बिहार में हुआ था। अच्छा, ये डबल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखो खेलो इंडिया बीच गेम, अब यहाँ पर बीच गेम आ गया, ठीक है। इसमें पदक तालिका में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? बीच गेम में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? भाई 100 लाइक्स कराना आपकी जिम्मेदारी है, तभी ये पीडीएफ आप तक पहुंचेगी। मणिपुर, मणिपुर सही उत्तर है क्या? एक बार जरा बताइएगा मुझे। एक बार जरा चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, मणिपुर ठीक है। इसमें मणिपुर ने इसमें 14 पदक जीते हैं, 14 पदक जीते हैं, ठीक है, 14 पदक। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 9 पदक जीते हैं और उत्तर प्रदेश की इसमें रैंकिंग क्या हुई? 15वां स्थान। तो हम यूपी के साथ अपडेट करके लिखेंगे इसको। आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य ने किया? इसको मैंने कई बार करवा चुका हूं आपको, इस प्रश्न को, आपको ध्यान हो तो। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया क्या? रुकिए 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 रुकिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड पर एक प्रश्न था, हमने लिया है कि नहीं? लगता है छूट गया है, अभी अभी देखते हैं। इसको बताइए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य ने किया? उत्तराखंड ने किया था, उत्तराखंड ने किया है। इसमें एक सवाल और आप याद रख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आप मुझे बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 वाला किसको मिला है? आएगा जरूर ये प्रश्न। मेजर ध्यानचंद, इसको एक्स्ट्रा करा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो खेल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ये किसको मिला है 2024 वाला? किसी को ध्यान है? तो देखो, ये जब भी दिया जाएगा, विगत 4 वर्षों में जो भी सर्वश्रेष्ठ खेल में अपना प्रदर्शन करेगा उसको दिया जाएगा। अरविंद जी, गुड इवनिंग। इसको देखें, इसको नाम किसी को याद है? एक तो इनको मिला है डी गुकेश को, ये कौन थे? ये हैं शतरंज के विश्व चैंपियन नंबर 2। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, तो ये शतरंज से हैं, शतरंज से हैं ये। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, पुरुष हॉकी से। तीसरा है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार,
प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक हैं ये, एथलेटिक, और है मनु भाकर, मनु भाकर ये है निशानेबाजी में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, होश पोश हो गया, बाकी आप संभाल लीजिएगा इसको। अब थोड़े से आते हैं दूसरे सवालों पर। इसको देखिए, किसे रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया है? पहली महिलाओं पर जब भी प्रश्न आएगा, महिलाओं पर सवाल आ सकता है ज़रूर, कोई भी महिला कहीं भी अपॉइंट हो रही है तो उसको ज़रूर पूछा जाता है। इस परीक्षा में नहीं आएगा तो दूसरी में आएगा। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा हैं ये, सोनाली मिश्रा। आरपीएफ की जो आरपीएफ है, आरपीएफ इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, दिल्ली। आगे चलें। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी है। इसके नए हेड कौन बने हैं? इसके नए हेड कौन बने हैं? तो ये है पराग जैन, पराग जैन, ये है पराग जैन। मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? भारत के 52वें जो बने थे वो कौन थे? बी आर गवई, बी आर गवई। अभी 53वें बताइए, 53वें वाले पे मैं आपको प्रश्न करवा चुका हूं, 53वें बताइए। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो 53 में हो जाएंगे, हमने कल बताया था 53rd है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे अब हम लोग। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है? यूपीएससी का अध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। ज्ञानेश जी कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बहुत चर्चा में हैं आजकल, ये बहुत वायरल हैं, आपने देखा होगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पद को संभाला है? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? वैज्ञानिक वी नारायणा, वैज्ञानिक वी नारायणा को चुना गया है इनको, ठीक, वैज्ञानिक वी नारायणा। अब देखो इसमें संजय मल्होत्रा, ये रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर, 26वें गवर्नर हैं ये आरबीआई के, यहीं पर एक दो ऐड कर देते हैं। वी रामा सुब्रमण्यम, ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं। आगे देखिए संजय मूर्ति कौन है? सीएजी हैं, कैग हैं। वी आर नारायणा ये हैं इसरो के अध्यक्ष हैं। चलो 4 नाम और हो गए हमारे। केंद्र सरकार के द्वारा किसको 23वें भारतीय विधि आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है, दिनेश माहेश्वरी। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 7 समिट चैलेंज पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय कौन बने हैं? हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथन, ठीक है, हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथन कार्तिके बने हैं। आगे चलते हैं, नियुक्ति में जल्दी जल्दी बढ़ेगा आगे। निम्नलिखित में से कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंधित है ये आदिवासी महिला छोजिन आंगमो। ये कहाँ से हैं? हिमाचल से हैं, कभी इनके बारे में पूछ लें। हिमाचल के किन्नौर जिला है ये, किन्नौर जिला किन्नौर जिला। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली और दुनिया की 5वीं, ठीक है, भारत की पहली और दुनिया की 5वीं बनी है ये। टाइगर मैन नाम से प्रसिद्ध किस प्रख्यात वन्यजीव संरक्षणकर्ता की 73 वर्षों की आयु में उनका निधन हुआ है? अच्छा सवाल है। माफ कीजिएगा, टाइगर मैन कौन है? टाइगर मैन नाम से प्रसिद्ध किस प्रख्यात वन्यजीव संरक्षणकर्ता की 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो टाइगर मैन कहे जाते हैं वाल्मीकि थापर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। तो उनका निधन जो है कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर की वजह से हुआ है 2021 31 मई को।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में मालदीव पर्यटन अभियान सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आगे देखें, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में मालदीव पर्यटन अभियान सनी साइड ऑफ किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में मालदीव पर्यटन अभियान है एक सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाँ जी, जल्दी से आए इस पर। कैटरीना कैफ है क्या ऑप्शन में? ये रही। केंद्र सरकार के द्वारा किसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 6 से 7 कैटेगरी हो जाएंगी हमारी इसमें टोटल मिलाकर के। आलोक जोशी माफ कीजिएगा भाई, सेशन को लाइक नहीं किया आपने। 100 लाइक तो पहुंचे ही नहीं है अभी। उस वाली पे तो पहुंच गए, इस पे नहीं पहुंचे। अगला देखो, 47 वर्षीय बलेज मैट्रेवली को किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? बढ़िया सवाल है ये भी। सेशन को लाइक करें सारे लोग। ब्रिटेन की हैं ये, ठीक है। तो ब्लेज मैट्रेवली, ये MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम है MI6, ठीक है। MI6 जैसे हमारे यहाँ रॉ है, ऐसे ही वहां पर भारत सरकार ने किसी देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अंजू राठी राणा को। आगे देखें, इंटरपोल का नया महासचिव किसे बनाया गया है? नियुक्ति वाले प्रश्न है ये। तो वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया एक तरीके से महासचिव बनाया गया है। ब्राजील से संबंधित है ये। आगे देखें, किसे अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है? अगला सवाल देखें, किसको अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। इंपॉर्टेंट सवाल है। ICAR का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। मुझे ये बताइए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहां पर है? ये है नई दिल्ली में। आगे चलें, कहां तक पहुंचे? 33। अगला देखें, बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए, अब यहां पर किताबें डिस्कस करेंगे हम लोग, किताबें डिस्कस करेंगे, ठीक है। किताबें डिस्कस करेंगे यहां पर। देखिए, बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसको बताइए। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 वाला मिला है इनको कौन सी किताब? हार्ट लैम्प, इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प को मिला है। इसका कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। जून 2025 में प्रकाशित एक पुस्तक है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स। इसके लेखक कौन है? आप में से कोई कह रहे थे कि सर बुक्स पर भी करवा दीजिए इंपॉर्टेंट सवाल, तो वो यहां पर हो जाएंगे आपके कवर अप। इस पुस्तक के लेखक बताइए। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन है? कुछ कुछ नाम से आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे हो। इसके भट्टाचार्य हैं, ए के भट्टाचार्य हैं ये। आगे देखो, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आप जानते हैं इनको। इनके द्वारा विमोचित एक किताब है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो है ये किताब लिखी है किसने? ये हरियाणा के राज्यपाल रहे बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, इन्होंने लिखी है। किसे नोबल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन फरवरी 2025 में किया था?
किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन फरवरी 2025 में किया गया था? इसको देखिए, तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये, ठीक है, ये कैलाश सत्यार्थी, तो इनकी दिया सलाई जो है ये जयपुर साहित्य उत्सव में जो है इसका विमोचन किया गया था। इस पुस्तक का इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, सवाल अगला है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये नई किताबें हैं, नई किताबें आ सकती हैं परीक्षा में, तो कुछ भी पूछ सकता है। हिमांशु रॉय, हिमांशु रॉय, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थ्रू द ईयर्स के हिमांशु रॉय हैं। आगे देखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखक का नाम बताइए। इसका शायद नाम बता सकते हैं आप, इसका नाम बता सकते हैं। अभी अभी हमने एक प्रश्न किया है, आपको ध्यान है क्या? वो क्या सभी को ध्यान है? अभी एक प्रश्न किया था हमने बानू मुश्ताक का, बानू मुश्ताक की किताब थी हार्ट लैम्प, याद है? अभी करवाया था आपको, हार्ट लैम्प ये किताब थी इनकी। अब देखो ये भी पूछ सकता है, इसका अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था, मैंने वैसे चलते चलते बताया था। पत्रकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को, अगला प्रश्न देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? पत्रकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को का वर्ष 2025 का गिलमरो कैन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस समाचार पत्र को दिया गया है? तो ये समाचार पत्र कौन सा है? ला प्रेंसा, ला प्रेंसा। अगला देखो, ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अब यहां से आ गए हैं अवार्ड्स, अवार्ड्स आ गए हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कोई बताएंगे? संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। दिया किसको गया है? ये है 67वां ग्रैमी पुरस्कार है ये। तो इसमें क्या है, बियोंसे को मिला है ये, ठीक है, बियोंसे को मिला है। देखो हमने एक आपको एक और कराया था, एक क्वेश्चन कराया था हमने आपको, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर मूवी कौन सी है? ऑस्कर बताइए, मैं यहाँ करवा देता हूँ, एक बार मैंने करवाया था। ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, कोई बताएंगे? बेस्ट फिल्म का अवार्ड। सर जी मैं बाद में क्लास देख लेती हूँ, आज क्लास, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। इसको बताइए जल्दी से, इसको बताइए जल्दी से, बेस्ट फिल्म कौन सी? अनोरा, बहुत बढ़िया नेहा जी, अनोरा मूवी है, बेस्ट फिल्म है अनोरा मूवी। और इसके निर्देशक ही हैं, कौन है? सीन बेकर। अनोरा मूवी के फिल्म को जिसने निर्देशित किया है वो है सीन बेकर, उनको दिया गया है। आगे देखें, नहीं नहीं देखो, ये अगर आपको एकेडमी पुरस्कार पूछे जाए ना, जो ऑस्कर हैं, तो ऑस्कर भारतीय फिल्मों को शायद नहीं मिला है अभी तक ज़्यादा। अगर आप देंगे स्लमडॉग मिलियनेयर को मिला था। भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार कई सारे भारतीयों ने जीता है। भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता संगीतकार चंद्रिका टंडन को मिला है ये, उनकी एक एल्बम है त्रिवेणी, त्रिवेणी के लिए दिया है। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? 2025 वाला है ये। ये मिला है द ब्रूट लिस्ट, मूवी है द ब्रूट लिस्ट, द ब्रूट लिस्ट, द ब्रूट लिस्ट। 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको हम बाफ्टा के नाम से आते हैं, बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बाफ्टा 2025 का किसको मिला है? तो ये है कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार इसको मिला है, ठीक। आगे देखो, कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? पामडी और किसको मिला है? तो ईरानी निर्देशक जाफर पनाही के द्वारा है ये फिल्म है। कौन सी फिल्म है ये? अच्छा, ये मिला किसको है ये पूछ रहा है। निर्देशक जाफर पनाही को मिला है, निर्देशक जाफर पनाही को मिला है।
अवार्ड्स मूवीज़ के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। सबसे ऊंचा अवार्ड तो ऑस्कर अवार्ड ये मूवी के लिए। सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्ज़र पुरस्कार 2025 दिए गए हैं? तो पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं 2025 के ये पुरस्कार। अब इसमें देखो 4 सबसे ज़्यादा पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हैं। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वां मिस वर्ल्ड तेलंगाना में, जो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, इसमें 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो दिया गया है थाईलैंड की है ओपल सुचाता, इनको दिया गया है। ये आपको ध्यान ही रखने हैं। आगे चलो। मरणोपरांत किन 2 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन का डैग हैमरस्कॉल्ड पदक मिला है? अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। तो ये हैं ब्रिगेडियर जनरल अमित झा और हवलदार जय सिंह। अमित झा और जय सिंह, इसमें ऑप्शंस देखें, अमित झा और संजय सिंह, अमित झा और संजय सिंह। ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 किस फंडामेंटल खोज के लिए दिया गया है? ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 किस फंडामेंटल खोज के लिए दिया गया है? तो सर्न जो है, ठीक है, इसके लार्ज हैडन कोलाइडर के वर्ष 2015 से 2024 तक जो इसने जो है 4 प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों के नाम है एटलस, कभी कभी पूछ ले आपको, एटलस और CMS और आईलाइस और LHCb। ये इनकी टीमों को ब्रेक थ्रू प्राइज़ दिए गए हैं, ठीक है, इनकी टीमों को ही दिए गए हैं। आगे चलें, जल्दी पूरा कर लेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट और लगेगा, हमारी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सारे। गणित के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार किसको मिला है? जापानी गणितज्ञ हैं, ये हैं मासाकी काशीवारा, इनको मिला है। निम्न में से किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार शांति, शासन और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये हैं दलाई लामा को मिला है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए जो नहीं किए हैं अभी तक। किस प्रसिद्ध जल विज्ञानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं गुंटर ब्लॉसचेल, गुंटर ब्लॉसचेल, वियना के हैं ये। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक, टोटल है 139। अब देखो पद्म पुरस्कारों की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार हैं। एक तो है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री तो 3 है ये। इसमें 139 को जब आप बाइफरकेट करोगे तो इसमें पद्म विभूषण की संख्या है 7, ये भी अलग से पूछ देगा जैसे यहाँ पूछ दिया इसने। ऐसे ही पद्म भूषण 19 और 113 मिले हैं किसको? पद्मश्री बांटे गए हैं 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। आगे आ जाओ। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? हमने आपको 4 लिस्ट करवाए थे, ध्यान है आपको भाई? ये 100 के ऊपर पहुँचाइए लाइक कैसे भी करके। व्यूवर्स तो इतने अभी कम है हमारे, लेकिन आप उसको लाइक करेंगे तो बढ़ जाएंगे ये। इसको देखें, 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित? 4 नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? एक तो डी कुकेश हैं, बिल्कुल ठीक है। हरमनप्रीत हैं सिंह हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रवीण कुमार, बिल्कुल ठीक है। इसमें नवदीप ऑप्शन में नहीं होंगे। 4 तो यही हो गए, 1 2 3, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। चौथे कौन है? मनु भाकर, मनु भाकर, इनके मैंने वो भी बता दिए आपको। हिंदी के लिए किस पत्रकार को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसको किया गया है, देखिए हिंदी के लिए आज तक के पत्रकार मृदुलिका झा, ठीक है, मृदुलिका झा। आज तक सबसे तेज, याद है आपको? आज तक चैनल, आज तक सबसे तेज, ये वही चैनल है। आगे देखें, दिसंबर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? 34वें सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? इसको देखिए, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यबाला। सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है।
अब मुझे ये बताइए, इनकी एक रचना है कौन देश के वासी। ठीक, ये तो हो गया 2024 वाला। वर्ष 2025 में 35वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? देखो 2024 वाला भी हमने आपको बता दिया है यहाँ पर, 35 वाला भी दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये बताइए। 34वें सम्मान तक अभी है, ठीक है। कौन देश के वासी इनकी कृति है? कौन देश के वासी, कौन देश के वासी, ठीक है, ये हो गए। इनमें से किसको 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन से व्यक्ति को 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है महामहोपाध्याय भद्रेश दास जी, 34वां। अब इसमें देखो दो व्यक्तियों को मिला था, ठीक है, दो व्यक्तियों को मिला था। एक तो 34वां सरस्वती सम्मान अगर आप देखेंगे शायद दो व्यक्तियों को मिला था, एक को मिला था। ऑप्शन में क्या है? हाँ ये है हाँ यही है नाम इनका, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, महामहोपाध्याय भद्रेश दास जी, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, बस होने वाले हैं, लगभग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलिए, इसको देखिए। 2025 में किसको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2025 में किसको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? आइए इस पे चलते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो ये वाला क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें कर लीजिए। 2025 में किसको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल हैं ये, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। आगे देखें, हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा ज्ञानपीठ के बाद में अगर आप देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? गगन मिल को दिया गया है, ठीक है, गगन मिल को दिया गया है, गगन मिल को। आगे देखेंगे, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अब देखो भारत रत्न का भी आ गया है, तो वर्ष 2024 में भारत रत्न मिला है 5 लोगों को। कौन कौन है नाम बता देते हैं। नंबर 1 है कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर, नाम थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, मरणोपरांत नरसिम्हा राव, ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। और अंत में ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। आगे चलें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 में किस विश्वविद्यालय को दी गई थी? मौलाना तो हमने 2024 से लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर्स अपने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 2024 से 2025 तक का कहा था हमने, तो वो सारे हैं इसमें। इसमें देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये किसको मिला है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर जी की स्मृति में दिया जाता है, ये स्वर कोकिला है भारत की। तो कुमार मंगलम बिरला को, कुमार मंगलम बिरला को। आगे चलें, तो इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता हैं ये, चौथे प्राप्तकर्ता हुए। आगे देखो, 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया? तो इसमें देखो 17 सांसदों को इसको दिया गया था, 17 सांसदों को संसद रत्न। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, इसको इनको इसको मिला है, इनको इसको मिला है, याद रखिएगा इसका, इनको इस। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सुशील शुक्ल, ये हैं सुशील शुक्ल। उनकी लघु कथा है 1/12, ठीक है, इनकी कथा है 1/12, 1/12, 1/12।
आगे देखें, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आईफा अवार्ड, अगला देखें, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया गया, जयपुर में। आगे देखें, निम्न में से किसको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो पार्वती तिर्की हैं ये, पार्वती तिर्की। उनकी कविता संग्रह है, यह है फिर उगना, फिर उगना इनका एक कविता संग्रह, इसके लिए दिया गया है। आगे देखो, गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है, और ये झांकी किस पर है? महाकुंभ 2025 पर आधारित थी। ये जो महाकुंभ हुआ है 2025 पर आधारित है ये। आगे देखें भाई, सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, और इस पीडीएफ को आप हमारे 8700739033 व्हाट्सअप से ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं इस क्लास के बाद। आगे चलते हैं। यूएनईपी ने किस भारतीय पर्यावरणविद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? यूएनईपी के द्वारा माफ कीजिए, यूएनईपी ने किस भारतीय पर्यावरणविद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल। ये कौन है? माधव गाडगिल। 2024 वाला ये अवार्ड है ये। पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, अनंत अंबानी द्वारा स्थापित है एक वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा। याद रखिएगा, वनतारा अभी सुर्खियों में भी रहा था, वनतारा। माफ कीजिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाँ जी, कोल इंडिया लिमिटेड को, कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसको किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? ये हैं अमिताभ घोष, अमिताभ घोष हैं ये। आचार्य प्रशांत जो हैं, आचार्य प्रशांत, इसमें सबसे सर्वाधिक जो प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे चलें। रामसर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? रामसर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले कौन है? जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, आगे चलें। जयश्री वेंकटेशन। तो देखो, रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है ये, पहली भारतीय, इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब केवल और केवल किस पर क्वेश्चन करेंगे हम? देखो, अब एक नई कैटेगरी आ गई, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। देखिए भारत, अब इसमें देखें क्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 10 जनवरी को अगर आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस, बिल्कुल ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। अगला देखो, जनवरी 2025 में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था? 2025 में 18वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था, और इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था। आयोजन इसका उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी आपकी। उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ठीक, इसका थीम बताओ, थीम आपको अगर ध्यान है तो थीम है इसका राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण है। राष्ट्र निर्माण में तो युवा का योगदान हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो ये हो गए। आगे चलें। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वाले पहचानने आपको। भाई 100 लाइक पे पहुंचाइए तुरंत इसको। इसमें देखो, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 26 जनवरी को है। ये 26 जनवरी को, यही मिसमैच है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इन पर तो सही रहेगा आपका। हाँ जी, अगला प्रश्न देखें। जनवरी 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो ये दिवस मनाया जाता 25 जनवरी को, और थीम बतानी है।
वोट जैसा कुछ नहीं है, मैं निश्चित तौर पर वोट देता हूं, यही होगा। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? अभी अभी डिस्कस की थी, 76वीं मनाई गई थी, 76वीं। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम, थीम पूछ लेगा, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत, भारत विरासत और विकास, विकास। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया? 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और इसका थीम देखो, थीम सबके लगभग आपको याद रखने, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, हमारे साझे भविष्य के लिए, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, आर्द्र भूमि की रक्षा करना। कोशिश रहेगी कि इसी में से आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो आगे देखो, 10 फरवरी, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। आगे देखें, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक, यही वाला। 15 फरवरी को, एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए हम लोग? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस, इसका थीम क्या है? इसका थीम कितना याद रखेंगे, एक बार और देख लेंगे तो याद रह जाएंगे, चिंता मत करिए। यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। बस सवाल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ा सा और रुकिए। कितना समय हुआ है अभी? 41। पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया? ये है 1 साल का करंट अफेयर्स है, ये आपका 1 साल के करंट अफेयर्स हैं आपके, 2000 सितंबर 2024 से अभी तक के हैं। इसको देखिए, पहला विश्व हिमनद दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 21 मार्च को, कल भी करवाया था शायद ये। इसका थीम था, सर रिवीजन करवाइए सारे क्वेश्चंस का आप। ये वाला तो देखो, ये तो इतना ही रहेगा। रिवीजन के लिए हम दूसरे अभी लेकर के आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लास लाएंगे, 2-2 घंटे की क्लास से कम नहीं होगी वो। ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण इसका थीम। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस 2025 22 मार्च को मनाया गया, 22 मार्च को मनाया गया। आगे चलें, इसका थीम भी सेम ही था। 24 मार्च को मनाए जाने वाले 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीवी दिवस की थीम क्या थी? विश्व टीवी दिवस की थीम बताइए क्या थी? मार्च 2024 को 24 मार्च को मनाए जाने वाले टीवी दिवस 2025 की थीम क्या थी? हाँ, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, जितने भी विषय अभी बचे हुए हैं, 7-8 विषय जो आपके, एक बार तो हम करवा ही चुके हैं आपको सब क्वेश्चंस के फॉर्म में। अब उनको हम क्या करवाने वाले हैं, एक बार फिर से जैसी सीरीज आप देख रहे हो ना, ऐसी सीरीज लेके आएंगे अभी। उसमें 200 250 क्वेश्चन पूरे पूरे उसके टॉपिक के है, महत्वपूर्ण वाले। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसका थीम था। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। पूरी पूरी सीरीज रहेगी, जैसी ये आप देख रहे हैं ना 300 प्रश्न की। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था, इसका थीम बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम बताइए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, और इसको मैंने आपको बताया था, सभी महिलाओं बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, ये ठीक रहेगा। आगे देखें, 7वां जन औषधि सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ये भी बता चुके हैं, सितंबर में है। कब है ये? 7वां जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया था? हाँ, वो पोषण वाला था शायद, ठीक है। मैथ्स विद शैलेश तिवारी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो 1 मार्च से 7 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से 7 मार्च विश्व पोषण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया?
तो 1 से 7 सितंबर को होता है पोषण सप्ताह दिवस, ठीक है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? इसको देखिए, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो बिहार में जन्मे महान नेता समाज सुधारक हुए हैं बाबू जगजीवन राम जी के जयंती में इसको मनाया जाता है। आगे देखें, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग को भी मेहनत करिए, हम लोग भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? थीम पर आ सकता है प्रश्न। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह है कोई इसमें? हमारा शक्ति हमारा ग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फिर से आपको मैच करना है कौन सा दिवस, ये बहुत आते हैं प्रश्न ऐसे वाले मैचिंग के। तो देखो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अभी देखो 12 मई नर्स दिवस है इसमें, ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, नर्स दिवस 12 मई को। बाकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? अभी किसी पिछले प्रश्न में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को मनाया गया, इसका थीम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इसका थीम बताइए। ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं प्रश्न हमारे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 का थीम बताइए क्या था? मैचिंग वाले में बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सही करना। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसका थीम रहा। यही थीम था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा बाकी लोग भी। हाँ इसको देखें, थोड़े से मैचिंग वाले प्रश्न हैं, इनको चाहें तो आप कर लीजिए प्रैक्टिस। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? योग दिवस का थीम, ये भी अच्छा प्रश्न है। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? चलिए सभी लोग आ रहे हैं लौट करके वापस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये सेशन हमारा अभी 300 क्वेश्चन या 350 तक चलेगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ, योगा फॉर, तो ये 11वां था, मतलब ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो 1 हेल्थ थी, योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ। आगे देखो मैचिंग करते हैं फिर से। मैचिंग देखो, 7 जून में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। कौन सा सुमेलित नहीं है? आगे देखिए, इसको देखें, विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस तो देखो 17 जून को ही है। वैश्विक पवन दिवस अगर आप देखें इसको, ये भी ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाते हैं इसको, 14 जून को, यही हो गया उत्तर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, 15 जुलाई। इसका थीम आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एआई। चलिए बहुत बढ़िया, खाना वगैरह हो गया होगा आपका समय एकदम। और डिजिटल कौशल एंड डिजिटल स्किल कर लीजिएगा, डिजिटल कौशल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किस देश के सहयोग से अब तक सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 को शुरू किया गया है? कॉन्वेक्स 3 रोमानिया, कॉन्वेक्स 3 रोमानिया। बस कुछ एक पेज पर और होंगे प्रश्न, छोटे छोटे हैं माफ कीजिए। भारत सरकार के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को, नागरिकों को स्वदेश लाया गया था? छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस हो जाएंगे, 310 के आसपास हैं। भारत सरकार के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को, नागरिकों को स्वदेश लाया गया? यानी 2 घंटे में हम 150 सवाल तक कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया है। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था इसके लिए, 110 भारतीय थे इसमें, 110 भारतीय, 110 भारतीय। ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है?
ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान था ये। तो साइबर धोखाधड़ी, जो डिजिटल धोखाधड़ी होती है उसको खत्म करने के लिए किसके द्वारा? सीबीआई ने किया था इसको लॉन्च, सीबीआई। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष निर्धारित किया है? खाने के बारे में मत बोलिए अभी, देखो खाने का समय हो गया, डिनर का समय। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ये सारे वर्ष कहे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? कौन से वे राष्ट्रपति हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? भाई लाइक की संख्या और बढ़ा दीजिए जल्दी से, काफ़ी बढ़ गई है। 47वें प्रतिभा सेतु योजना, प्रतिभा सेतु योजना किसने शुरू की थी? आ जाइए शौर्य जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। तो ये देखो प्रतिभा सेतु जो किसने शुरू किया था, ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, यूपीएससी द्वारा। अच्छा, जो लोग पहली बार जुड़ते हैं सेशन में वो आप लोग अगली क्लासेस के लिए भी तैयार रहें हम, ठीक है। अगली क्लासेस भी हमारी ऐसी ही लंबी लंबी मैराथन आने वाली हैं। प्लीज़ शेयर योर टेलीग्राम, अभी रुकिए, टेलीग्राम को शेयर करेंगे अभी आपसे, आप बने रहिएगा। भाई मुझे बताइए, आगे हमारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आगे इनको डिस्कस करें। 10-15 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास में भी। इसको देखें। अच्छा, जो हमने ये वाली जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या होता है प्रतिभा सेतु योजना में, प्रतिभा सेतु योजना की बात क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये योजना जो शुरू की गई है यूपीएससी ने करी गई है की है। तो इसमें क्या होता है, तो सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, इसमें ऐसे लोगों को नौकरी मिलेगी जो यूपीएससी की परीक्षाएं पास करी हैं लेकिन अंतिम मेरिट में उनको स्थान नहीं मिला है। तो वो लोग यहाँ से प्रतिभा सेतु योजना के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों में स्थान पा सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी उनको। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद एयर इंडिया की फ़्लाइट में, ये हमने सवाल बहुत बार किया है, दुर्घटना में जांच के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? कौन सी समिति है? सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको करें। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 में जो दुर्घटना हुई थी, तो भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है? तो ये गृह सचिव हैं गोविंद मोहन सिंह, होम सेक्रेटरी हैं ये। आगे चलो। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कुछ एक प्रश्न और होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? बहुत अच्छा सवाल है। तो रात वाली क्लास होगी कि नहीं होगी, अब मुझे ये बताइए। रात में एक रिकॉर्डेड सेशन होगा, प्रीमियर के लिए आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, उसका प्रीमियर आप देख लीजिएगा 9 बजे। इसको देखें। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अच्छा सवाल है ये भी। हाथ से बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब ऐसे 9 बजे से क्लास नहीं करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो गया है, ठीक है। 3 मार्च को इसने पेश किया था ओपी, देखो ये किया था 3 मार्च 2025 को। ये वाले सवाल शायद नहीं पढ़े होंगे आपने, बहुत सारे सवाल नहीं पढ़े होंगे इसमें। तो इसमें 3 मार्च 2025 को घोषित किया गया था। उसके राज्य के जो वित्त मंत्री हैं, राज्य वित्त मंत्री, ये कौन थे? ओपी चौधरी, ओपी चौधरी, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति, एक सेकेंड,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड। आगे चलो, यही पेज है, बस पूर्ण हो जाएगा ये। कौन सा राज्य 2000, आगे देखेंगे, देखो अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं नहीं छोड़ पा रहा था इन क्वेश्चंस को। कौन सा राज्य 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। हरियाणा। अच्छे प्रश्न है ना ये, शायद देख लीजिए आप भी। आगे चलें। पूर्ण डिजिटल साक्षरता, सवाल अगला, ये हरियाणा ही है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल पूर्णतः डिजिटली रूप से साक्षर हो गया है। तो इसमें ऑप्शन में केरल है नहीं, पहला डिजिटल पूर्ण, देखो देश का पहला राज्य, तो अगर आप देखें केरल है ये, केरल, इसमें उत्तर करेंगे केरल, केरल इसका उत्तर हो जाएगा। केरल इसमें है नहीं, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, यहां पर करो इसको, सही है। आगे चलेंगे। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? देखो, असम की दूसरी राजधानी के रूप में किसको चुना गया है? असम की पहली राजधानी का नाम बताइए। तो ये डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। असम की पहली राजधानी का नाम बताइए और दूसरी राजधानी अब बताइए जल्दी से। तो वर्तमान में असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर। तो दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़। पूर्वोत्तर, आगे चलेंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह भी असम में स्थापित किया जाएगा। तो भारत में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा? अगला देखें। कौन सा देश 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया है? जर्मनी है क्या? हाँ, जर्मनी। तो ये हो गए हैं हमारे पास लगभग लगभग सारे प्रश्न, ठीक है। 315। अगर कुछ क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस पीडीएफ में और उनके आंसर्स को मार्क कर दूंगा ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें। एक सवाल और है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश, चलो हैं कुछ बाकी। ये भाई इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं इसमें। जॉर्डन देश है शायद ये, जॉर्डन। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, इनको